आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत ही हुई थी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से। उसमें कहा गया कि यदि किसी आवेश को एक बिंदु से या स्थिर बिंदु आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो उसमें कुछ बाह्य बल अर्थात कुछ कार्य किया जाता है और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आशय यह है कि अगर आवेश अथवा आवेश का निकाय है तो प्रत्येक आवेश अथवा आवेश का निकाय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो धनावेश जो होता है वो त्रिज्यता बाहर की ओर होता है, चैप्टर नंबर 1 में बताया गया। ऋणावेश जो होता है वो त्रिज्यता अंदर की ओर होता है। अगर हम बात करें कि कोई धनावेश अथवा धनावेश और ऋणावेश अनंत पर स्थित हैं और अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कोई कार्य किया जाए तो वह कार्य स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अगर यहाँ पर देखें तो पहले आवेश को हम कह दें कि यह Q1 है और दूसरे आवेश को कह दें कि यह Q2 है और यहीं पर एक बिंदु मान लें कि Q1 आवेश की दूरी यहाँ से लेकर के R1 है और Q2 आवेश की दूरी यहाँ से लेकर के R2 है। इस प्रकार से अगर Q1 को अनंत पर माना गया है तो Q1 को अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाएगा तो इसमें बाह्य बल कार्य करेगा और जो भी बाह्य बल कार्य करेगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसी प्रकार अगर Q2 आवेश को लाया जाए तो हम देख रहे हैं कि Q1 और Q2 आवेश परस्पर संयोजित हैं या पास पास हैं, एक R1 दूरी पर है दूसरा R2 दूरी पर है। तो अगर Q1 आवेश को किसी बिंदु तक लाया जाएगा तो यह Q2 आवेश जब इस बिंदु तक आएगा तो यह Q2 जो है Q1 के विरुद्ध कुछ कार्य करेगा। कार्य करने का आशय यह है कि जैसे कोई आवेश यहाँ पर रखा जाए और दूसरा आवेश यहाँ पर रखा जाए, प्लस आवेश और माइनस आवेश, तो ये दोनों एक आकर्षण बल का अनुभव करेंगे यानी दोनों आकर्षित होंगे। अब अगर इस पर बाह्य बल लगा करके इसको क्या किया जाए, किसी बिंदु तक लाया जाए तो यह भी क्या होगा, आकर्षित होकर इसके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करेगा यानी यह आकर्षण का गुण बनाए रखेगा। अगर इसी प्रकार धनावेश और धनावेश की बात करी जाए कि यहाँ पर भी Q1 आवेश है और यहाँ पर भी धनावेश Q2 आवेश है तो यह दोनों क्या करेंगे, सजातीय आवेश हैं, प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये प्रतिकर्षण किस कारण करेंगे, जब Q1 आवेश Q2 आवेश संपर्क में रखे जाएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। एक ही स्वयं आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं कर सकता है, अर्थात अगर Q1 हटा लेते हैं तो Q2 के विरुद्ध कुछ कार्य होगा। अर्थात यहाँ से Q1 को अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाएं तो Q2 पर भी कुछ बल का अनुभव होगा। तो कहने का आशय यह है कि अगर Q1 को किसी बिंदु तक लाएं तो यह Q2 के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य अवश्य करेगा, वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हेडिंग नोट करेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और इसमें एक फिगर के माध्यम से बताया जाएगा कि जो आवेशों का निकाय है पहले वो Q1 Q2 दो आवेश है तो स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से कार्य करेगा, इसी प्रकार से कई आवेश ले लेंगे, एक आवेशों का निकाय ले लेंगे Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से कार्य करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि Q1 और Q2 पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से कार्य करती है। यहाँ पर हमने दो आवेश लिए Q1 और Q2, माना किसी मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर R1 व वेक्टर R2 के स्थित सदिश वाले दो आवेश Q1 व Q2 हैं। यहाँ पर कोई एक मूल बिंदु इस प्रकार से लिया जाएगा जो मूल बिंदु अनंत पर है, इसलिए यहाँ पर केवल फिगर को Q1 और Q2 आवेश पर दिखाया गया है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष R1 यानी Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष कितनी दूरी है, वेक्टर R1, और Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी हो जाएगी R2 और Q1 से Q2 की दूरी हो जाएगी R12।
तो दो आवेश लिए गए हैं। पुनः माना Q1 तथा Q2 पर आवेश कहाँ पर हैं? अनंत पर हैं। ये सभी आवेश कहाँ पर हैं? अनंत पर हैं। अब अगर अनंत पर हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि Q1 को अनंत से बिंदु R1 तक लाने में कार्य क्या होगा? शून्य है। और इसके द्वारा उत्पन्न जो विभव है वो V1 बराबर होगा, विभव होता ही है, क्या होता है विभव? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विभव V1 इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1/R1P, जहाँ R1P क्या है? R1P दिक् स्थान से किसी बिंदु P की Q1 की स्थिति से दूरी है। देखिए R1P किस प्रकार से लिया गया है? मान लिया गया है, जैसे कहा गया कि माना किसी मूल बिंदु के सापेक्ष, ये कोई मूल बिंदु है, मान लेते हैं P है, इसके सापेक्ष R1 R2 के स्थित सदिशों वाले दो आवेश Q1 Q2 हैं। इनके कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ की दूरी है आवेश Q1 के लिए R1P और यहाँ से यहाँ की दूरी है R2P। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें कि Q1 को अनंत से R1 तक लाने में तो कार्य शून्य है। अगर विभव की बात करें तो 1/4πε0 आवेश Q1, और जो किसी मूल बिंदु के सापेक्ष अगर अनंत तक लाएंगे तो उसका जो दूरी है वो R1P बताया जा रहा है। तो यहाँ पर Q1/R1P कर लेंगे, जहाँ R1P दिक् स्थान से किसी मूल बिंदु P के Q1 की स्थिति से दूरी है। विभव की परिभाषा से अब यहाँ पर विभव की परिभाषा लगाएंगे कि आवेश Q2, अभी हमने क्या किया? Q1 को किसी मूल बिंदु के सापेक्ष अनंत से किसी बिंदु पर लाए, अब हम क्या करेंगे? Q2 को भी लाएंगे। तो जैसे Q2 को लाएंगे तो वो Q1 के विरुद्ध कुछ कार्य करेगा। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु R2 तक लाने में किया गया कार्य R2 पर Q1 द्वारा विभव का Q2 गुना होता है, यानी कि जितना भी विभव रहेगा वो R1 के द्वारा इस पर विभव किसके गुना रहेगा? Q2 के गुना रहेगा। अर्थात Q2 पर किया गया कार्य, अब Q2 पर कार्य कितना होता है ये देखना है कि पहले कार्य कितना हुआ है। पहले कार्य हुआ है 1/4πε, पहले विभव कितना है? पहले तो कार्य शून्य है और उस पर उत्पन्न विभव कितना है? 1/4πε0 Q1/R1P। और अगर हम कार्य की बात करें तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और जो कार्य होता है वो होता है W इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2/R होता है। तो Q1 Q2/R के स्थान पर Q1 और Q2 की दूरी ली जाएगी जो कि है R12। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम जानते हैं कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यहीं पर लिखते हैं कि कृत कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कहने का आशय यह है कि जो W होता है वो हमेशा U के बराबर होगा। तो यानी यही होती है स्थितिज ऊर्जा। जो W है वो किसके बराबर हो जाएगा? U के। W क्या है? कार्य। U क्या है? स्थितिज ऊर्जा। यानी U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। यही है स्थितिज ऊर्जा। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद हमने देखा कि दो आवेश अगर रखे जाएं अनंत पर तो वहाँ के लिए हमारी स्थितिज ऊर्जा आती है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। अगर इसी प्रकार से दो आवेश के स्थान पर हम तीन आवेश लें तो हम देखें कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। इसी प्रकार हम लेते हैं तीन आवेशों का निकाय। तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से निकलेगी? हमने इसके पहले वाले फिगर में, अर्थात यहाँ पर हमने देखा कि दो आवेश Q1 Q2 हैं जहाँ से दूरी R12 है, Q1 Q2 हैं जहाँ पर दूरी कितनी है या स्थितिज कितना है? वेक्टर केवल R12 है, जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा आती है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। इसी को ध्यान में रखना है।
उन दोनों आवेशों को अगर हम यहाँ पर माने कि पहला आवेश जो Q1 Q2 बनाया गया, Q1 आवेश यहाँ पर, Q2 आवेश यहाँ पर, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, R12 है। अगर यहाँ पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाए Q3, तो ये Q1 के कारण या Q1 के विरुद्ध कुछ कार्य करेगा और ये Q2 के विरुद्ध कुछ कार्य करेगा। हमने कहा कि Q1 से Q3 की दूरी है R13 और Q2 से Q3 की दूरी है R23। हमने इसके पहले व्यंजक स्थापित कर दिया है कि Q1 और Q2 आवेश की जब दूरी होगी R12, तो हमने उसके लिए इसके पहले नोट कराया है कि U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 होगा। इसी प्रकार अगर हम Q1 और Q3 की बात करें तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या उत्पन्न होगी, ये देखिए, लिखेंगे इसी प्रकार आवेश Q1 व Q3 के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ऐसा करते हैं कि पहली स्थितिज ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है उसे हम कर देते हैं U1 और दूसरी जो स्थितिज ऊर्जा है उसे हम कर लेते हैं U2। और हम जानते हैं कि U = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 तो आवेश दोनों के लिए है। अब यहाँ पर U2 = हो जाएगा 1/4πε0 और उसके बाद आवेश दो कौन कौन से हैं, Q1 और Q3 थी। यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q3 अपान, अब दूरी कितनी है Q1 से Q3 की, R13। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार अभी हमारे पास Q1 Q2 हो गया, Q1 Q3 हो गया, अब Q3 और Q2 है। तो यहाँ लिख लेते हैं और आवेश Q2 व Q3 के कारण स्थितिज ऊर्जा। अब इसके लिए स्थितिज ऊर्जा देखते हैं कितनी निकलती है। हम इसकी स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं U3। U3 = आ जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर दो आवेश हैं Q2 Q3 और Q2 Q3 की जो दूरी है वो है R23। तो यहीं पर लिख लेते हैं R23। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, 2 3 4 को ऐड कर लेते हैं क्योंकि निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यहीं लिख लेते हैं निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि कुल स्थितिज ऊर्जा U = हो जाएगा U1 + U2 + U3। अब U1 + U2 + U3 से आशय क्या है कि सभी आवेश जो हैं वो परस्पर एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़ने के कारण सभी की स्थितिज ऊर्जा एक रूप में संचित होगी। इसीलिए सबको हमको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो U1 का वैल्यू है समीकरण नंबर 2 में 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 प्लस U2 = है 1/4πε0 और Q1 Q3 अपान R13 प्लस U3 का वैल्यू है 1/4πε0 और Q2 Q3 अपान R23। अब अगर देखा जाए तो सब में कॉमन है 1/4πε0। तो U = 1/4πε0 कर लिए कॉमन, तो यहाँ पर आएगा Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। इसी प्रकार से अन्य आवेश को लेकर के व्यंजक स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो कुछ भी है वह संरक्षित है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के पालन करने का मतलब क्या है कि यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक स्थान से या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यही है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होती है। स्थितिज ऊर्जा का विन्यास वर्तमान अवस्था का
अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस विन्यास को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अर्थात इसका मतलब है कि हम आवेश के निकाय Q1, Q2, Q3 लें या और सभी आवेशों का निकाय ले लें, Q4, Q5, Q6, जो व्यंजक स्थापित करना है जितने आवेशों के निकाय के लिए, उतने आवेशों के निकाय के लिए हम व्यंजक स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, और इसमें फर्स्ट है एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले की हेडिंग में हमने पढ़ा कि स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से होती है। जैसे कि इसके पहले की हेडिंग है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसमें हमने आवेशों के निकाय को रखा और इसमें से स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया। जैसे कि दो आवेश रखे Q1, Q2, तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा का मान आया U1 = 1/4πε0 Q1 Q2 R12। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने कहा कि Q1 है और Q2 है, तो इस प्रकार से अगर Q1 पर कुछ कार्य होता है, अगर कुछ विभव उत्पन्न होता है, तो उसके माध्यम से Q2 पर भी Q1 के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि अगर आवेश में 3 आवेश आ जाएं, आवेशों के निकाय में 3 आवेश आ जाएं, तो Q1 का Q2 के कारण तो U1 बराबर निकाल दिया गया। इसी प्रकार से Q1 का Q3 के कारण भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह भी इससे बंधा हुआ है, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण के रूप में, बल के रूप में जुड़ा हुआ है। तो अगर 3 आवेशों का निकाय है तो वह भी संरक्षित रहेगा, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा का कुछ मान प्राप्त होगा और वह आपस में बंधा रहेगा। Q1 Q3 के विरुद्ध, Q2 Q1 के विरुद्ध, इस प्रकार से Q3 Q2 के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करेगा, जिससे स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त होगा। तो हमने Q1 से Q3 के विरुद्ध इतना स्थितिज ऊर्जा का मान निकाला था और Q1 से Q2 निकल ही गया था, Q3 से Q2 के लिए इतना स्थितिज ऊर्जा का मान निकाला था और साथ में देखा कि कुल स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार से संचित होती है। अब हमको देखना है कि बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा से तात्पर्य है कि कोई अगर आवेश Q1 या Q लिया जाए, तो अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए तो वहाँ पर जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। यानी हमने पढ़ा है कि V = W/Q, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत कार्य एकांक धनावेश को अनंत से या कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत कार्य को क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। और W का 1 में मल्टीप्लाई करें W हो जाएगा और V का Q में कर दे हो जाएगा BQ। तो याद रखना है कि जो कृत कार्य होता है वो W = VQ होता है। अभी इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बाह्य क्षेत्र से आशय है कि आवेश Q के कारण तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही होता है, लेकिन आवेश के माध्यम से एक कोई विद्युत क्षेत्र और है जिसकी कल्पना की गई है कि आवेश के बाद भी एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है जो इस पर कार्य करेगा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या हमको प्राप्त होगा, यह बताना है। तो इसमें दो घटनाएं हैं कि सबसे पहले एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, उसके बाद आवेशों के निकाय की या दो आवेश के स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। सबसे पहले बाह्य क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा में देखते हैं कि बाह्य क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से निकलती है। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा यानी एक ही आवेश है और बाह्य क्षेत्र में रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लिया जाए Q आवेश है और यह अनंत पर है और यहीं पर इसका बाह्य क्षेत्र एक बाह्य विद्युत क्षेत्र E कार्य करता है। जैसे कि इसके पहले के फिगर में हमने देखा था कि अगर कोई आवेश Q1 हो, कोई आवेश Q2 हो, तो Q1 अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाएगा तो इसके विरुद्ध Q2 भी कुछ कार्य करेगा, यानी उसमें भी कुछ स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यंजक स्थापित होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि Q आवेश तो रहेगा ही, साथ में इसके साथ एक बाह्य विद्युत क्षेत्र भी जुड़ा रहेगा और इसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करना है। सबसे पहले है इसमें एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेश एक है और उस एक आवेश में बाह्य विद्युत क्षेत्र E आरोपित किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। हमने कहा कि माना किसी बिंदु P पर विभव V
एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोई किसी बिंदु P पर विभव V मान लिया जाए और एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, ये तो पूरी विभव की परिभाषा ही है कि अगर अनंत को किसी बिंदु से किसी बिंदु तक लाएं तो उसके किया गया कार्य विभव के क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी W बराबर क्या होता है, V अपान Q होता है। तो B बराबर W अपान Q होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं W का 1 में W और ये हो जाएगा BQ, यानी जो कार्य होता है वो W बराबर किसके रूप में संचित होता है, वो W बराबर BQ के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर कहेंगे अतः किसी आवेश Q को अनंत से, अब यहाँ पर यही मेन कंडीशन है, यहाँ पर बाह्य क्षेत्र का प्रयोग करा जाएगा। किसी आवेश Q को अनंत से बाह्य क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य किसके बराबर होता है, W बराबर BQ या QB के रूप में होता है। या तो हो गई जानकारी कि W बराबर QB होता है। अब हम किसी बाह्य क्षेत्र में आवेश Q को अगर स्थित सदिश R के लिए स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करें तो हमने कहा कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि अगर W का मान निकालें तो किसका मान होता है, U का। तो अगर R स्थित सदिश है तो हमने लिखा कि W के स्थान पर U इज इक्वल टू QB और स्थित सदिश कितना रहेगा, वेक्टर R, जहाँ पर VR का मतलब है कि बिंदु R पर बाह्य विभव है। तो बाह्य विभव के लिए अगर हमको स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करना है एकल आवेश के लिए तो उसके लिए होता है U इज इक्वल टू QVR। इसके बाद किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी वहाँ पर दो आवेशों के निकाय रहें तो उनकी स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से निकाली जाएगी। यहाँ पर आवेशों का निकाय एकल था यानी एक था, तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक इतना स्थापित हुआ। अब हमारे पास आवेश कितने हैं, दो हैं। माना किसी बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र से आशय है कि जो भी आवेश रखे जाएं, जैसे कि दो आवेश Q1 और Q2 अनंत पर या किसी बिंदु पर रखे जाएं, ये किसी एक बाह्य विद्युत क्षेत्र से आरोपित किए जाएंगे। माना किसी बाह्य क्षेत्र यानी कि E में स्थित दो आवेश Q1 व Q2 जिनके स्थित सदिश, यानी कि यहाँ से कोई एक मूल बिंदु लिया जाए तो यहाँ से स्थित सदिश R1 है, यहाँ से स्थित सदिश कितने हैं, R2 तक लाने में R1 व R2 हैं। यदि Q1 को अनंत से, यानी यह बिंदु कहाँ पर है, अनंत है, यदि Q1 को अनंत से R1 तक लाएं तो वहाँ पर कुछ कार्य होगा, और यहाँ पर Q1 को अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाएं तो हम जानते हैं कि W बराबर QV और यहाँ पर हो जाएगा W1 बराबर, अगर यहाँ पर आवेश की बात करें तो पहले आवेश को कहा गया है Q1, तो ये हो जाएगा Q1V और पहले की दूरी कितनी मानी गई है, मान ली गई है कि इसकी सदिश कितनी है, R1 है। इसी प्रकार से आवेश Q2 को R2 तक लाने में क्या, तो W बराबर QB होता है, तो W2 हो जाएगा और Q के स्थान पर Q2V और स्थित सदिश कितने हो जाएंगे, R2 हो जाएंगे। अब Q1 जैसे कि यहाँ पर क्या है, Q1 है, यहाँ पर क्या है, Q2 है। यहाँ से मूल बिंदु अगर मान लिया जाए, यहाँ पर मूल बिंदु P है तो ये क्या हो गया, R1, यानी सेम है जैसे पहले फिगर था। यहाँ पर दूरी कितनी है, R2, तो R1 के लिए कृत कार्य इतना हो गया, R2 के लिए कृत कार्य इतना हो गया। अब Q1 भी तो Q2 से बंधा हुआ है, या भी तो किसी प्रतिकर्षी या आकर्षी बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ पर Q1 और Q2 के लिए कहा गया आवेश Q2 पर Q1 के कारण या उसके विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि पहले निकाला गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, जहाँ R12 Q1 व Q2 के बीच की दूरी है। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है, और इसके लिए बाह्य क्षेत्र E कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, Q2 को R2 तक लाने में कुछ कार्य होगा, तो Q2 को अगर R2 तक लाएं तो Q2 को R2 तक लाने में कार्य क्या होगा, सबसे पहले जो आवेश है Q2 का Q2B हो जाएगा, यानी जो W2 था। उसके बाद यहाँ पर जो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा है ये Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 किस प्रकार से आई ये समझना है। यहाँ पर हमने कहा कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, ये आपस में आकर्षी या प्रतिकर्षी बल का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो R1 है, यहाँ पर देखा जाए तो R2 है, मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ पर दूरी R1 और यहाँ पर दूरी R2 रहेगी। अगर Q1 को अलग से देखा गया तो W1 बराबर निकल कर आया Q1V R1। अगर Q2 को अलग से देखा गया तो W2 इज इक्वल टू निकल कर आया Q2V और R2। Q2 को Q1 के विरुद्ध अगर कार्य किया गया तो यहाँ की दूरी R12 और हमने देखा कि W इज इक्वल टू आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। अगर Q2 को R2 तक
तक लाएं, तो यहाँ Q2 को किसी बिंदु R2 तक लाएं, तो यह Q1 Q2 यानी यह प्रतिकर्षी बल है, बंधा हुआ है, ये आपस में सभी का कुछ न कुछ वाह्य बल अनुभव करेगा, क्योंकि यहाँ पर वाह्य क्षेत्र क्या आरोपित किया गया है, E आरोपित किया गया है। तो जो वाह्य क्षेत्र है वो यहाँ पर भी कार्यरत रहेगा और यहाँ पर भी कार्यरत रहेगा, जिसके लिए किया गया कार्य Q1 Q2 के माध्यम से सबसे पहले Q2 की दूरी हो जाए Q2V R2। इसके बाद यहाँ पर जब ये इस प्रकार से बल आरोपित करेगा तो यहाँ की स्थितिज ऊर्जा जो W बराबर निकाला गया है उसको यहाँ पर जोड़ देना पड़ेगा। इसलिए जोड़ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वाह्य स्थितिज ऊर्जा के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, और E के लिए वाह्य विद्युत क्षेत्र जब कार्यरत है तो उस पर किया गया कार्य दोनों आवेशों के लिए कितना है, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। तो Q1 का Q2 में मल्टीप्लाई कर दे तो Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या बन जाएगी, U = सभी को हम जोड़ लेंगे, U = सभी को जोड़े तो पहले निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, Q1V R1, तो हमने लिखा Q1V R1, और दूसरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर Q2V R2 और प्लस Q1 Q2 अपान R12। तो इस प्रकार से हम आवेशों के निकाय की वाह्य क्षेत्र में स्थित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वाह्य क्षेत्र में हमने एकल आवेश को देखा, वाह्य क्षेत्र में हमने दो आवेशों को देखा और यहाँ पर दो आवेशों के लिए हमने व्यंजक स्थापित किया। अब वाह्य क्षेत्र में क्या स्थापित किया जाएगा, वाह्य क्षेत्र में क्या रहेगा, द्विध्रुव। तो यहाँ पर द्विध्रुव हम जानते हैं कि द्विध्रुव किसे कहते हैं, परिमाण में समान परंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से पृथक्कन दूरी अल्प सूक्ष्म दूरी 2a दूरी पर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर विजातीय आवेश -q तथा +q लिए गए हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, अतः यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो हमने लिखा कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र E, और जो विद्युत क्षेत्र E है ये कैसा क्षेत्र है, वाह्य क्षेत्र है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखे आवेश +q तथा -q के द्विध्रुव से बने हैं। तो +q -q द्विध्रुव से बनने का मतलब है इनकी अल्प दूरी अगर 2a दिखा दी जाए तो यह किसका निर्माण करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। अब एक समान, हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव किसी नेट बल का अनुभव नहीं करता है परंतु एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। इसको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया है कि टाउ बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अगर हम देखें, अगर यहाँ से वेक्टर हटाएंगे तो टाउ बराबर निकल कर आएगा PE sin थीटा लंबवत दिशा के लिए। माना कोई बल आघूर्ण टाउ, टाउ का मतलब क्या है, वाह्य बल आघूर्ण आरोपित। अगर विद्युत क्षेत्र वाह्य विद्युत क्षेत्र लिया जा रहा है तो वाह्य बल आघूर्ण भी आरोपित करेगा। तो माना कोई वाह्य बल आघूर्ण टाउ इस प्रकार लगाया जाता है कि वह बल आघूर्ण को उदासीन कर देता है, अर्थात अगर विद्युत क्षेत्र E स्थापित किया जाए तो E- के लिए और E+ के लिए दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उदासीन कर देता है, और इसे कागज के तल के लंबवत बिना किसी कोणीय त्वरण के अत्यंत सूक्ष्म ताल θ0 से कोण θ1 तक घूर्णित कर देता है। θ0 से आशय है कि ये कागज के तल के लंबवत रहेगा, और हम जानते हैं कि अगर लंबवत है तो वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, और 90 θ0 की शुरुआत 90 अंश है और 90 अंश को रेडियन में कहा जाता है π/2, यानी θ0 जो है वो किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा। आगे देखा जाएगा। सबसे पहले यह अत्यंत सूक्ष्म चाल, पहली चाल कितनी होगी, लंबाई की θ0 से θ1 तक इसे क्या करता है, घूर्णित कर देता है, यानी कि यहाँ से ये क्या करता है, इसको घूर्णन कराने लगता है। वाह्य विद्युत क्षेत्र E के कारण एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसे उदासीन करके इसमें एक बल आघूर्ण स्थापित करता है जो कि इसे θ0 से θ1 चाल पर घूर्णित कर देता है। इस वाह्य बल आघूर्ण में किया गया कार्य, और हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य क्या है, W, और बल यहाँ पर किसके अंतर्गत कार्य करेगा, बल आघूर्ण के, और जो बल आघूर्ण है वो वाह्य बल आघूर्ण है,
और विस्थापन यहाँ पर थीटा डेल्टा थीटा, थीटा तो कोण स्थापित करेगा और डेल्टा थीटा यहाँ पर क्या है, विस्थापन है। थीटा कोण से घुमाया जाएगा तो थीटा 0 से थीटा 1 तक घूमेगा, जिसके लिए विस्थापन कितना माना जाएगा कि डी थीटा है। और जो कार्य हो रहा है वो कार्य हो रहा है थीटा 0 से लेकर के थीटा 1 तक। तो हमने देखा कि टाउ बराबर यहाँ पर लिया गया है पी क्रॉस ई, और टाउ बराबर अगर वेक्टर हटा दिया जाता है तो ये बन जाता है लंबवत दिशा के लिए पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखा गया कि थीटा 0 से थीटा 1 और टाउ वाह का मतलब है कि पी ई साइन थीटा। टाउ वाह थीटा कोण से अगर घुमाया जाएगा तो ये बनाएगा पी ई साइन थीटा और लास्ट का डी थीटा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब पी ई को हम कर लेंगे बाहर, यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई हो जाएगा बाहर, यहाँ पर हो जाएगा थीटा 0, यहाँ पर हो जाएगा थीटा 1 और यहीं पर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब यह समाकलन का सूत्र है, यहाँ पर हमें सूत्र की जानकारी लेनी पड़ेगी कि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस सी, जहाँ पर सी नियतांक होता है जो कि अभी नहीं लिया जाएगा, यानी हमें पढ़ना है कि साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे W इज इक्वल टू पी ई। सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन थीटा बचाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिमिट को बाहर कर लेते हैं थीटा 0 और थीटा 1, तो ये लिमिट हट जाएगी तो ये बचेगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, माइनस को कर लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, अभी क्या करें कि पहले लिमिट रख दें, तो यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा माइनस बाहर कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी ई और उसके बाद ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर लिखें कॉस थीटा और थीटा 0 थीटा 1। अब देखिए यहाँ पर मैथ का एक तरीका होता है कि समाकलन ज्ञात करने के लिए कि अगर यहाँ पर दो लिमिट रहे, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, तो पहले थीटा बराबर अपर लिमिट फिर माइनस थीटा बराबर लोअर लिमिट, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर कितना रखने पर थीटा 1, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा बराबर लोअर लिमिट यानी कि कॉस थीटा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा फिगर को देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि इसका कोण किससे संबद्ध है, थीटा से संबद्ध है, और कहा गया कि यह जब घूर्णन करता है तो वह थीटा 0 से लेकर के कहाँ तक घूर्णन करता है, थीटा 1 तक का घूर्णन करता है। तो थीटा 0 को बता दिया गया यह कितना है π/2 और थीटा 1 को हम थीटा मानेंगे तो यह कहाँ तक घूर्णन करेगा, थीटा तक घूर्णन करेगा, अर्थात थीटा 0 इज इक्वल टू π/2 लेंगे, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा तथा थीटा 0 इज इक्वल टू π/2 रखने पर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह थीटा कोण से घूमता है और थीटा 0 का शुरुआत हुआ है कि यह 90 अंश से घूमता है, तो 90 अंश को कितना बोला जाएगा π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी ई और यहीं पर लिखेंगे कॉस थीटा 1 के स्थान पर रख देंगे थीटा और माइनस कॉस थीटा 0 के स्थान पर हो जाएगा π/2। अब यहाँ पर एक जानकारी, यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस π/2 इज इक्वल टू यानी कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, ये 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा माइनस पी ई कॉस थीटा, तो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। और हमने कहा कि जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, लिखें या ना लिखें W इज इक्वल टू डायरेक्ट U भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कृत कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब इसके बाद संचित होने का आशय क्या है कि जो कृत कार्य W है वो स्थितिज ऊर्जा U के क्या होता है, बराबर होता है, तो W के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा U और U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। यही है वह क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक।